Sex linked gene inheritance. Sex linked gene inheritance. इसमें उन जीन के आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है जो कि लिंगी गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। मतलब क्या हो गया कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 है, यानी कुल 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 23 जोड़े गुणसूत्र का 2 सेट है। 44 यानी 22 जोड़ा गुणसूत्र का एक सेट है और एक जोड़ा यानी 2 गुणसूत्रों का अलग सेट है। इन 44 गुणसूत्रों या 22 जोड़े गुणसूत्र को कायिक गुणसूत्र कहते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम्स। और 45वां और 46वां यानी 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है वो लिंगी गुणसूत्र कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स। इनके द्वारा ऑफ स्प्रिंग्स में यानी आने वाली पीढ़ी में मेंबर्स का सेक्स का निर्धारण होता है, यानी वो मेंबर जो ऑफ स्प्रिंग का है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसका निर्धारण किया जाता है। तो वे गुणसूत्र जिनके द्वारा संतति पीढ़ी में लिंग का निर्धारण होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो नर होगा या मादा होगा, इसका निर्धारण जिन गुणसूत्रों द्वारा होता है उन गुणसूत्रों को लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें पुरुषों और स्त्री हो दोनों में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। इनमें 22 जोड़ा गुणसूत्र जो है वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो लिंगी गुणसूत्र होता है। इसके लिखने के अलग अलग तरीके हैं। लिंगी गुणसूत्र को XY पुरुषों में और स्त्रियों में XX से प्रदर्शित करते हैं। पूरे गुणसूत्रों को लिखने का जो अभिविन्यास तरीका है वो कई तरीके हैं। या तो आप उसको 44 + XY पुरुषों के लिए, 44 + XX स्त्रियों के लिए, या फिर 22 जोड़ा + XY पुरुषों के लिए, 22 जोड़ा + XY XX महिलाओं या स्त्रियों के लिए, पर या फिर AA + XY पुरुषों के लिए, AA + XX AA + XY ये पुरुषों के लिए यानी मेल्स के लिए, और AA + XX ये फीमेल्स यानी स्त्रियों के लिए। मतलब क्या हुआ कि लिंगी गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, लेकिन कुछ ऐसे दैहिक लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के जीन भी इन्हीं लिंगी गुणसूत्रों पर होते हैं। यानी लिंगी गुणसूत्रों द्वारा न सिर्फ लिंग के निर्धारण का जीन वहन किया जाता है, बल्कि कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो दैहिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो वे दैहिक लक्षणों के जीन जो लिंगी गुणसूत्र पर पाए जाते हैं लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं और उनके लक्षण जो है लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। अब ये लक्षण जो है लाभकारी भी हो सकते हैं, हानिकारी भी हो सकते हैं। यदि ये हानिकारक है तो इनको रोग के रूप में माना जाता है। तब फिर यही लिंग सहलग्न लक्षण जो हानिकारक है लिंग सहलग्न रोग कहलाते हैं। तो अब लिंग सहलग्न रोगों के जीन लिंगी गुणसूत्र XX या XY में से किस पर उपस्थित है, इनके 3 सेट मिलते हैं। जब लिंगी गुणसूत्रों X लिंगी गुणसूत्र पर इसके जीन उपस्थित होते हैं तो इनको डायएंड्रिक जीन या X सहलग्न जीन कहते हैं। जब ये जीन जो है Y गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो इनको होलैंड्रिक या Y सहलग्न जीन कहते हैं। और ये जब अपूर्ण लिंग सहलग्न जीन हो जाते हैं
तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स और वाई दोनों पर स्थित होते हैं तो अपूर्ण लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। और इसमें हमको पूर्ण वर्णांधता की स्थिति देखने को मिलती है। तो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन है वो डाईएंड्रिक जीन कहलाता है। ये लिंगी गुणसूत्र XY में या XX में से केवल X पर उपस्थित होता है, इसीलिए इसको डाईएंड्रिक या एक्स सहलग्न जीन कहते हैं। हीमोफीलिया भी इसी के अनुसार है। इसके भी जीन जो है एक्स गुणसूत्र के असमजात भाग पर स्थित होते हैं। कर्णपल्लों के हाइपोट्राइकोसिस के जो जीन होते हैं वो होलैंड्रिक जीन कहलाते हैं। ये जीन लिंगी गुणसूत्र Y के असमजात भाग पर स्थित होते हैं। और फिर अगर दोनों लिंगी गुणसूत्र पर इसके जीन उपस्थित है XY के समजात भाग पर, जैसा कि पूर्ण वर्णांधता में मिलता है, तो ये अपूर्ण लिंग सहलग्न जीन कहलाएंगे। तो इसमें हम X सहलग्न जीनों के बारे में समझेंगे। उसमें हम उदाहरण के रूप में वर्णांधता ले रहे हैं। वर्णांधता, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें इससे पीड़ित व्यक्ति में लाल और हरे रंग के बीच अंतर उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रह जाती। वो लाल और हरे रंग के अंतर को नहीं समझ पाता है, इसीलिए इसको लाल हरा अंधापन कहते हैं। यह अप्रभावी जीन जो है एक्स गुणसूत्र के असमजात भाग पर स्थित होता है। इससे संबंधित वैज्ञानिक है विल्सन ने इसकी खोज की। बाद में कैलेमस और कीट्स ने इसके लिए दो जीनों की खोज की, एक प्रोटॉन जीन और एक ड्यूटॉन जीन। इन्हीं जीन के द्वारा ये कलर ब्लाइंडनेस जो है नियंत्रण में आता है, इसीलिए इसको प्रोटीन दोष भी कहते हैं। तो वर्णांधता का जो व्यक्ति होगा, जो वर्णांध व्यक्ति होगा, उसमें लाल और हरे रंग में अंतर पहचानने की क्षमता नहीं रह पाती, इसीलिए इसको लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। और ये दो जीन द्वारा नियंत्रित होता प्रोटीन और ड्यूटॉन, इसीलिए इसको प्रोटीन दोष भी कहा जाता है। इन दोनों जीनों की खोज कैलेमस ने 1956 में और किट्स ने 1983 में की थी। और वर्णांधता की खोज जो है वैज्ञानिक विल्सन ने 1911 में की थी। तो अब वर्णांधता का जो जीन है वो लिंगी गुणसूत्र XY में से X के असमजात भाग पर पाया जाएगा। तो अगर ये पुरुष है, तीन स्थितियां मिलती है। ये पुरुष है, यह स्त्री है। तो पुरुष में जो लिंगी गुणसूत्र है वो XY से प्रदर्शित होता है। स्त्री में ये लिंगी गुणसूत्र जो है X से प्रदर्शित होता है। तो यदि XY में से किसी पर भी वर्णांधता का जीन उपस्थित नहीं है तो ये पुरुष जो है सामान्य कहलाएगा, ये सामान्य पुरुष होगा। ठीक है। लेकिन अगर वर्णांधता का जीन, कलर ब्लाइंडनेस का जीन इसके X पर उपस्थित है तो XC से ये प्रदर्शित होगा। तो फिर पुरुष का लिंगी गुणसूत्र XCY से प्रदर्शित होगा और ये जो होगा पुरुष वो वर्णांध कहलाएगा। वर्णांध पुरुष, यानी पुरुषों में दो स्थितियां मिलेंगी, या तो वो वर्णांध होगा या फिर सामान्य होगा। अगर सामान्य है तो उसका लिंगी गुणसूत्र XY होगा, और अगर वो वर्णांध है तो उसका लिंगी गुणसूत्र जो है XCY होगा। स्त्रियों में यदि ये जीन नहीं पाए जाते तो ये सामान्य स्त्री होगी, ये सामान्य स्त्री होगी। ठीक है। लेकिन उसके दोनों X में से केवल एक X पर इसका जीन उपस्थित है तो ये इस रोग का वहन करने वाली तो हो जाएगी, लेकिन इस रोग को प्रदर्शित नहीं करेगी। ऐसी स्त्री जो है वाहक, कैरियर कहलाएगी, ये वाहक स्त्री होगी।
और जब इसके दोनों एक्स पर इसके जीन उपस्थित होंगे तो ये रोगी हो जाएगी, यानी कि ये वर्णांध महिला हो जाएगी, वर्णांध स्त्री हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, पुरुषों में दो स्थितियां मिलेंगी, एक सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष का मतलब इसके लिंगी गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन नहीं पाया जाएगा, और वर्णांध पुरुष इसके लिंगी गुणसूत्र एक्स पर वर्णांधता का जीन होगा। स्त्री में तीन कैटेगरी मिलेगी, एक सामान्य स्त्री, एक वाहक स्त्री और एक रोगी या वर्णांध स्त्री। यदि दोनों एक्स में से किसी भी एक्स पर वर्णांधता का जीन नहीं है तो ये स्त्री सामान्य होगी, लेकिन दोनों में से एक एक्स पर वर्णांधता का जीन है तो वो वाहक स्त्री होगी, और दोनों पर इसका जीन है तो ये रोगी होगी। ठीक है, तो अब हम जब इसका इनहेरिटेंस करते हैं, इनके आनुवंशिकी ट्रांसफरेशन या आनुवंशिकी स्थानांतरण का क्रिया समझते हैं, तो देखते ये हैं कि पुरुष का जो लिंगी गुणसूत्र XY है और स्त्री का जो लिंगी गुणसूत्र X है, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया में जो स्पर्म बनते हैं उसमें से एक स्पर्म में X गुणसूत्र होगा और एक स्पर्म में Y, और स्त्रियों में oogenesis के अंतर्गत जो दो ओवा बन रहे हैं उन दोनों में XX गुणसूत्र होंगे। तो जब इनकी ऑफ स्प्रिंग्स मिलेगी तो एक ऑफ स्प्रिंग जो है ये XX, दूसरी ऑफ स्प्रिंग जो है वो भी XX, यानी इसमें देखिए ये दोनों पुत्रियां हैं, ये जो है ये दोनों डॉटर हैं। अब इन दोनों डॉटर में जो लिंगी गुणसूत्र है वो XX है। इस XX में से एक X जो है पुरुष से आ रहा है पिता से, और एक X जो है माता से आ रहा है। और पुत्रों की प्राप्ति की स्थिति में हमको XY और XX मिल रहे हैं, XY मिल रहे हैं। ये दो पुत्र हैं हमारे पास। अब इन पुत्रों में जो X है, आप इसको ध्यान से देखिए, इन पुत्रों में Y जो है ये पिता से आ रहा है, लेकिन X जो है वो माता से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पुत्रियों में जो लक्षण आएंगे वो माता पिता दोनों से आएंगे। पुत्रियों में जो लक्षण आएंगे वो माता पिता दोनों से आएंगे, लेकिन पुत्र में जो लक्षण आएगा इस संबंध में, यानी X संलग्न रोग के संबंध में जो पुत्रों में लक्षण आएगा वो माता से आएगा। ठीक है, यानी X संलग्न रोग के जीन पुत्रियों में माता से भी आ सकते हैं, पिता से भी आ सकते हैं, लेकिन पुत्रों में ये जीन केवल माता से आएंगे, केवल माता से आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सामान्य स्त्री है उसका विवाह वर्णांध पुरुष से होता है। यदि कोई सामान्य स्त्री है और उसका विवाह एक वर्णांध पुरुष से है, तो सामान्य स्त्री होगी XX और वर्णांध पुरुष हो गया XCY। अब गैमेटोजेनेसिस की क्रिया में हम पनेट स्क्वायर डायग्राम ले लें।
पनेट स्क्वायर डायग्राम। तो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया में हमको गैमेट्स मिलेंगे, दो तरह के गैमेट मिलेंगे, मेल एंड फीमेल। मेल गैमेट्स हमको मिलेंगे एक्स सी और वाई, फीमेल गैमेट हमको मिलेगा एक्स और एक्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमको ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगी एक्स सी एक्स और एक्स सी एक्स और एक्स वाई एक्स वाई। यानी ये जो होगी ये वाहक पुत्री हो गई और ये भी वाहक पुत्री हुई। ये सामान्य पुत्र हुआ, सामान्य पुत्र, ये भी सामान्य पुत्र हुआ। ठीक है, ये दो सामान्य पुत्र हो गए। तो कुल 4 संतानों में हमको 2 संतानें ऐसी मिली जो कि वाहक है, यानी 50% जो है वाहक संतान है और 50% सामान्य संतान है। 50% वाहक और 50% सामान्य संतान है। 2 पुत्रियां हैं, ये दोनों पुत्री जो है ये वाहक है। 2 पुत्र हैं, ये दोनों पुत्र सामान्य है। यानी 100% जो है पुत्रियां वाहक है, 100% पुत्र जो है वो सामान्य है। वाहक पुत्री और 100% 100% जो है ये सामान्य पुत्र है। ठीक है, तो अभी इस चीज को देखिए कि जो एक्स सी एक्स है, ये एक्स सी और एक्स में से जो एक्स सी है ये पिता से आया और जो एक्स है ये माता से आया। ठीक है, ये जो है ये पिता से आया और ये माता से आया। अब इस पुत्री का विवाह, यानी एक्स सी एक्स पुत्री का विवाह अगर हम किसी वर्णांध पुरुष से करते हैं तो क्या होगा, इस चीज को देखिए। ये पुत्री हो गया एक्स सी एक्स, ये वाहक हो गई। इसका विवाह किसी ऐसे पुरुष से किया जाता है जो कि वर्णांध है। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में ये पनेट स्क्वायर डायग्राम है। गैमेटोजेनेसिस की क्रिया में 2 गैमेट्स मेल एंड फीमेल मिले। ये मेल गैमेट्स में हमको मिला एक्स सी और वाई, फीमेल गैमेट्स में मिले हमको एक्स
एक्स सी और एक्स, ठीक है। जब इनका संयुग्मन हुआ तो हमको एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स और एक्स सी वाई और एक्स वाई, यानी कुल 4 संतानों में एक संतान जो है वो रोगी पुत्री है, यानी वर्णांध पुत्री है। ये वाहक पुत्री है, वाहक पुत्री, ये वर्णांध पुरुष है, वर्णांध पुरुष है, और ये सामान्य पुत्र है। सामान्य पुत्र है, मतलब जो 4 संतानें हमको मिल रही है उसमें से 25% संतान जो है वो पुत्री रोगी है, और 25% जो है पुत्र संतानों में रोगी है। मतलब अगर हम टोटल संतान ले लें तो 2 संतानें हमारी रोगी होगी, 50% संतान रोगी होगी, यानी वर्णांध होगी, और 25% यानी 4 में केवल 1 संतान जो होगी वो वाहक होगी, और फिर 25% जो है संतान सामान्य। अलग अलग ले पुत्रियों में और पुत्र में, तो इन 4 में 2 पुत्री है 2 पुत्र है, तो 2 पुत्रियों में 1 पुत्री वाहक है 1 पुत्री रोगी है, यानी 50% पुत्री जो है वो वर्णांध है, और 50% पुत्री जो है वो वाहक है। पुत्रों में देखें तो 50% पुत्र जो है वो वर्णांध है, और 50% पुत्र सामान्य है। तो इसके पहले की स्थिति में हमने एक चीज़ देखी यहाँ कि जब हम एक सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से किए थे तो जो पुत्री प्राप्त हुई थी वो दोनों वाहक थी, यानी पुत्रियों में वो गुण प्रदर्शित नहीं हुआ, वाहक थी। लेकिन जब इस वाहक पुत्री का विवाह वाहक वर्णांध पुरुष से हुआ तो जो पुत्र प्राप्त हुआ वो वर्णांध था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुत्रियों में इन रोगों की वंशागति इस तरह से हुई, ये लक्षण जो है पुत्रियों में पुत्र पिता और माता दोनों से प्राप्त हुए, लेकिन पुत्र में केवल माता से प्राप्त होते हैं। और फिर उन पुत्रियों का विवाह अगर वर्णांध पुरुष से किया जाता है तो वर्णांध पुत्र भी प्राप्त होते हैं। तो ये जो वंशागति हमको यहाँ मिलती है, ये वंशागति जो है क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाती है। इस वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं, इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस वंशागति ये है। तो हमारा सवाल ये बनता है कि क्रिस क्रॉस वंशागति क्या है, इसको वर्णांधता से समझाइए। एक प्रश्न हमारा ये बनता है कि क्या कारण है कि परिवार की संतान में वर्णांधता का रोग विकसित नहीं हुआ जबकि उसके पिता वर्णांध थे? क्या कारण है
कि संतान में वर्णांधता का रोग विकसित नहीं हुआ। ठीक इसके पीछे वाले में देखिए क्या कारण है कि संतानों में वर्णांधता का रोग विकसित नहीं हुआ। ये देखिए, जबकि पिता वर्णांध थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होगा तो जो 4 संतानें मिलेंगी वो इस रोग को प्रदर्शित नहीं करेंगे। पुरुष से जो XC है वो पुत्रियों में जाएगा, लेकिन माता सामान्य होने के कारण जो दूसरा X होगा वो उसी से फ्री होगा। इसलिए इस रोग का प्रदर्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये कैरियर हो जाएंगे, ये वाहक हो जाएंगे। पुत्रों में जो X मिलता है वो स्त्रियों से प्राप्त होता है, माता से प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ माता सामान्य है इसलिए पुत्र सामान्य है। तो यही कारण है कि परिवार की संतान में वर्णांधता रोग विकसित नहीं होता है, जबकि पिता वर्णांध होते हैं। इसका मेन कारण ये है कि वर्णांध पिता है लेकिन जो माता है वो सामान्य है। वर्णांध पिता तो है लेकिन माता सामान्य है, इसलिए उनके संतानों में वर्णांधता का रोग नहीं दिखाई देगा। तो ये स्थिति पूरी हुई जिसके अंतर्गत हम इस चीज़ को समझते हैं कि वर्णांधता का रोग विभिन्न पीढ़ियों में किस प्रकार से प्रदर्शित होता है।